कहानी एक परमवीर की नहीं है, ये कहानी है 120 परमवीरों की, जिनका सामना खुद से मजबूत दुश्मन से था। 10 गुना ज्यादा सैनिकों से था। बेहतर हथियारों से था। विश्वासघात से था। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान केवल अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर डटे थे। उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास केवल कपड़ों और टेंट की कमी नहीं थी, बल्कि असलहे की भारी किल्लत थी। चार्ली कंपनी के जवानों के पास 303 राइफल थी और 600 राउंड गोलियां। पूरी कंपनी के पास कुल 6 लाइट मशीन गन थी। गिने चुने 2 इंच मोर्टार थे। चीनी सैनिकों के पास इस मोर्चे पे 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल थी। मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन, 120 mm, 81 mm, 60 mm मोर्टार, 132 mm रॉकेट, 75 mm और 57 mm की रिकॉइललेस बंदूकें जिससे बंकर भी नष्ट हो सकते हैं। 303 एक ऐसी बंदूक होती है जिसमें एक बार में एक ही गोली लोड की जा सकती है। उस गोली को फायर किया जाता है और उसके बाद जो उसका खोखा होता है उसे बाहर निकालकर फेंकना होता है। आप सोचिए कि युद्ध की स्थिति में रफ्तार पर कितना असर पड़ता होगा, और खासकर तब जब सामने जो दुश्मन है उसके पास सेल्फ लोडिंग राइफल्स हो। उस पर -30 डिग्री की ठंड में बिना दस्तानों की गोलियां लोड करते रहे। कल्पना ही नहीं। चीन की पहली पंक्ति के आते ही यह आभास हो गया था कि बड़ा हमला होने वाला है। सैनिक ठिठुरती रात में पोजीशन लिए उजाले का भी इंतजार कर रहे थे और दुश्मन का भी। हालांकि यह अंदाजा किसी को नहीं था कि 120 भारतीय जवानों का सामना करने के लिए चीन 2000 सैनिकों के साथ आया था। चीन को उम्मीद थी कि भारतीय सैनिक अब तक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, पर उसे मालूम नहीं था कि उनका सामना शैतान सिंह और उनके वीरों से। चीनी सैनिक तो भारतीय बंदूकों के निशाने पर थे। सुबह के करीब 5 बजे थे जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीनियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ बस दुश्मन की लाशें बिछी पड़ी थी। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। तो पहली लहर पर जब हमने विजय प्राप्त कर ली, उनको मार गिराया, तो मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो पहली लहर थी, अभी ये फिर आएंगे। और वही हुआ, वो फिर आए। दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, पर वो दोबारा बढ़ा। गोलियां अब लगभग खत्म थी, इसीलिए चीनियों के करीब आने का इंतजार किया गया। हमारा ऑपरेशनल ऑर्डर जो बटालियन से मिला था वो था लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी कि अम्युनिशन भी खत्म हो जाए और आदमी भी खत्म हो जाए, जंग खत्म नहीं होगी। नजदीक आने पर बेनेट से उन्हें मारने के लिए हिंदुस्तानी जवान कूदे, पर चीनियों के जैकेट इतने मोटे थे कि बेनेट भी नहीं भेद पा रहा था। कंपनी के जवान हरियाणा के रहने वाले, वो पहाड़ों और ठंड के आदी तो नहीं थे, पर बेहद तगड़ी कदकाठी के थे। जब बेनेट ने असर नहीं किया, तब इन्होंने हाथों से चीनियों को एक एक कर मार गिराना शुरू किया। जमींदार सिंह राम और उनके भाई इसी कंपनी का हिस्सा थे। दोनों पहलवान थे और अब युद्ध भूमि पर उनका चेहरा चीनियों के लिए काल का चेहरा बन चुका था। वो एक एक हाथ में 2 चीनियों को गर्दन पकड़कर उठाते और सर फोड़ फोड़ कर मार डालते। देश रक्षा का जज्बा जुनून बनकर सवार हो गया था इन योद्धाओं पर। मैं देख रहा हूं पकड़ करके आपस के अंदर चाइनीज को सिर ऐसे। अपने सैनिकों की हालत देखकर चीन को समझ आ गया कि रेजांगला आसान नहीं होने वाला। ताकत और संख्या में अधिक होने के बावजूद वो महज 45 मिनट में पीछे धकेल दिए गए। अब चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी।
जवाब में भारत की तोपें चली तो अपने ही जवानों पर गोले गिरने लगे। आर्टिलरी का फायर नहीं था, क्योंकि ऊंचे बड़े जो रेजांगला के आगे पहाड़ थे, उससे आर्टिलरी फायर क्रेस्टेड था। हिंदुस्तानी सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेजांगला पर तो बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। मेजर शैतान सिंह अपने हर प्लाटून को प्रेरित कर रहे थे कि वो लड़ते रहे। इस बीच उन्हें हाथ में गोली भी लग चुकी थी। मैंने फौरन पट्टी, फील्ड पट्टी निकाली अपनी, और मैंने हमेशा चोट लगी। अरे बोलो बात तो लगी, चोट तो लगी, लेकिन ये तो चोट लगने की जगह है। बोलो कैसे? ये सिनेमा घर नहीं है रामचंद्र, ये तो चोट लगने की जगह है। शैतान सिंह अपने जवानों का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। टुकड़ी का हर सैनिक अकेला 10-10 दुश्मनों को यमलोक पहुंचा रहा है। इस बीच मेजर शैतान सिंह को फिर गोलियों की बौछार लगी, इस दफा उनके पेट में। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और वहीं से दुश्मन से लोहा लेते रहे। शैतान सिंह जानते थे कि यह लड़ाई जीत पाना संभव नहीं। 2000 चीनियों के आगे 120 जवान कब तक टिक सकते थे भाई? पर वो ये भी जानते थे कि अगर सारे सैनिक शहीद हो गए तो कभी कोई नहीं जान पाएगा कि रेजांगला में क्या हुआ। तो बोल सुन, मेरी एक बात सुन। मैंने कहा आप फौरन बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाओ, सीओ साहब को बताना कि कंपनी इस तरीके से लड़ी है। दोनों हाथों में लगी गोलियों और छर्रों से बोझिल शरीर के साथ शैतान सिंह लगातार लड़ते रहे, पर शरीर से रिश्ते खून ने उन्हें बेहोश करना शुरू कर दिया था। मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे, पर वीरता के इस भगवान की सांसें अब साथ छोड़ रही थी। रेजांगला की लड़ाई, जिसके ये सारे निशान यहाँ पर कितने अच्छे से संजो कर रखे गए हैं, ये देखिए। हम बार बार आपको ये कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से रेजांगला के जो वीर थे, जब बर्फ पिघल गई थी पहाड़ी पर, उसके बाद एक एक शरीर जो वहां से ले जाया गया था, सबके ऊपर सामने से गोलियों के निशान थे। अब ये हेलमेट देखिए, सामने से गोलियों ने भेदा है, लेकिन ये वीर हिले नहीं होंगे अपनी जगह से। ये मेजर शैतान सिंह, जो पिस्टल पाउच बेल्ट उन्होंने पहना था, वो किस तरीके से क्षत विक्षत है, वो भी आप यहां पर देखिए। एक एक चीज जो इनकी वीरता की कहानी बताता है। अमूमन जो नोट होते हैं वो भी सामने की जेबों में रखे होते हैं, अब नोटों का हाल देखिए। यानी एक भी ऐसा पराक्रमी नहीं था जो अपनी जगह से हिला हो, जिसने पीठ दिखाई हो। 13 कुमाऊं की इस पराक्रमी पलटन के अब केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें भी 9 गंभीर रूप से जख्मी थे। पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने 1300 चीनियों के प्राण छीन लिए थे। चीनी सेना के लिए आगे बढ़ पाना संभव ही नहीं था।